हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेक्स नॉलेज। हमने ऑलरेडी बीएसए और बीएनएस की ट्रिक्स बनाई हुई हैं, उनके चैप्टर और डेफिनेशन दोनों कवर किए हैं। बहुत टाइम से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीएनएसएस के भी लिए भी एक प्रॉपर ट्रिक्स होनी चाहिए, जिससे हम लोग को वो जो डर है उसका, वो ख़त्म हो जाए। तो आज हम ये ट्रिक्स लेके आए हैं और ये 100% गारंटीड है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, तो डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं, जो मैं आगे आपको बताऊँगा, वो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। अगर आप उसको फ़ॉलो करते हो, इसकी गारंटी मैं ले लूँगा कि उसमें से डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको अपने पास अपनी बेयर एक्ट रखनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाला हूँ और साथ ही साथ बेयर एक्ट की रीडिंग भी होगी, जिससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो आप अपने पास अगर बेयर रखेंगे, तो उससे आप ईज़िली वहाँ पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है? तो जैसा मैंने यहाँ पे अपने पास रखी हुई है, वैसे भी आप अपने पास भी एक बेयर एक्ट रखिए। बीएनएसएस में टोटल 5 न्यू डेफिनेशंस आई हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बेल, बेल बॉन्ड, बॉन्ड एंड लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एंड टोटल जो हमारी कुछ डेफिनेशन रिमूव भी हुई हैं, जो पहले हमारे में आईपीसी में थी, जैसे इंडिया, मेट्रोपॉलिटन, प्लीडर, प्रिस्क्राइब्ड, ये डेफिनेशन अब नहीं मिलेंगी हमको यहाँ पे। सो हमारी फर्स्ट ट्रिक है एआई। एआई सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हमारे पास 2 सेक्शन ऐसे हैं डेफिनेशन के, जिसमें एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो ए से हो जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड आई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में जो कीवर्ड है हमारा, वो है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, और जिसका पर्पस क्या हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च इन सीजर और एविडेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड अदर पर्पस। यानी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मीन्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों और नए बता सकते हैं। 2i में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जिसमें ये बताया गया कि कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड। अब इम्पोर्टेंट क्या है, बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग अ टेलीफोन, मोबाइल फोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक। अब यहाँ हमको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अदर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो यहाँ पे पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। 2b से 2e तक सारी जो डेफिनेशन है, वो बेल की मेमोरी चेन में आती हैं, वो बेल से ही कनेक्टेड है, इसलिए उसे याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इसको समझते हैं। 2b में हमारा बेल है। बेल का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्सन को रिलीज़ करना। वो पर्सन क्या हो सकता है, एक्यूज़ हो सकता है या सस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। यानी पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों ही बेल दे सकते हैं ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सच पर्सन ऑफ अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो उनसे बॉन्ड और बेल बॉन्ड भराया जा सकता है। 2C हमारा बात करता है बेलेबल ऑफेंस की, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन भी इंक्लूडेड है। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस संहिता में बेलेबल ज़ोन है, और या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर उसे बेलेबल माना गया है तो। इनके अलावा कोई भी ऑफेंस है तो वो क्या माना जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस। 2D बात करता है बेल बॉन्ड की, जिसका मतलब होता है जब हम अंडरटेकिंग देंगे फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। और बॉन्ड क्या होता है 2E में, बॉन्ड मीन्स आप पर्सनल बॉन्ड दे सकते हैं और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो वहाँ श्योरिटी अगर होगी तो बेल बॉन्ड है, अगर श्योरिटी नहीं है तो वो सिर्फ बॉन्ड होगा। 2 क्लॉज़ 1 एफ बात करता है चार्जेस की। तो हमें पता है एफ से क्या हो सकता है, किसी को फ्रेम करना, और फ्रेम करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, फ़ॉल्स एविडेंस देके और फैब्रिकेटेड एविडेंस देके या फ़ॉल्स एलिगेशन लगा के। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, वो बंदा फ्रेम हो जाएगा, उसको क्रिमिनल चार्ज लगा सकते हैं और उसके ऊपर एक फ़ॉल्स चार्ज बनता है। तो इसलिए 2 एफ हमारा किससे रिलेट होगा, चार्जेस से। तो इसको हम फ़ॉल्स चार्जेस से भी पढ़ सकते हैं, तो एफ से फॉर चार्जेस हमारा तैयार हो जाएगा। अब चार्ज कहाँ डिफाइंड और क्या है, तो 2 एफ में ये तो हमको पता चल गया। और चार्ज का मतलब क्या है, इंक्लूड एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो ढेर सारे लगते हैं, तो चार्ज कोई भी एक पर्टिकुलर हेड्स को भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी गो। अब कौन-कौन से केसेज़ हैं जहाँ पे बिना वारंट के पुलिस गो फॉर अरेस्ट है एंड कैन नॉट गो फॉर अरेस्ट है। तो जी और ओ हमारे 2 वर्ड मिल रहे हैं, यानी 21 जी में क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड 21 ओ में हो जाएगा हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मीन्स एन ऑफेंस फॉर व्हिच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन व्हिच, जिसमें पुलिस में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यानी बिना वारंट के यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ओ में आ जाते हैं। ओ कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर व्हिच एंड मीन्स नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन व्हिच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो यहाँ आपको वारंट चाहिए तभी आप अरेस्ट कर सकते हो। तो जीओ से हमारा क्या हो जाएगा, जी से हमारा हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ से हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
देखिए, जब ऑफ़ेंस होता है तो एक पर्सन के पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफ़ेंस है तो वो एफआईआर फ़ाइल करेगा। अगर कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों ही केसेस में वो कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है टू द मजिस्ट्रेट। तो कंप्लेंट में वो क्या कहता है कि हेल्प मी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को अपनी बात बताएगा और उनसे हेल्प माँगेगा। तो 21H हमारा किससे रिलेट करेगा? टू द कंप्लेंट। अब कंप्लेंट का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view of taking his action under this Sanhita that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। तो इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। 21H का एक्सप्लेनेशन बताता है कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब उस केस में वो जो रिपोर्ट है उसको हम लोग कंप्लेंट मानेंगे। इट इज विल बी अ डीम्ड कंप्लेंट एंड जो पुलिस ऑफिसर ने जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसको हम लोग डीम्ड कंप्लेनेंट मानेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है। अब सभी एस्पिरेंट ने ये बात तो सुनी है कि असली मज़ा अगर जुडिशरी का है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। क्योंकि जो सिविल जज होता है उसकी पावर जो होती है वो लिमिटेड होती है, बट हाई कोर्ट की पावर असल में वो पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए जब हम देखते हैं कि जब हम हाई कोर्ट जाते हैं तो हमें थोड़ी तहज़ीब से रहना पड़ता है, जी जनाब ये सब रहेगा, यानी आपको रिस्पेक्ट देनी है वहाँ पे। तो 2J हमारा जो स्टैंड करेगा वो फॉर द हाई कोर्ट करने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखिए, J स्टैंड फॉर हाई रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी, इसलिए हाई कोर्ट क्या हो जाएगा? 2J फॉर हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट कैसे डिफाइंड है यहाँ पे? अगर किसी स्टेट के लिए बोला जाए तो हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट होगा। अगर किसी यूटी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है तो उस यूटी पे जिस भी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड किया गया है बाय लॉ, उस हाई कोर्ट को मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, अंडमान एंड निकोबार पे कलकत्ता हाई कोर्ट का है, लक्षद्वीप पे केरला का है, पुडुचेरी में मद्रास का है एंड दादर नगर हवेली एंड दमन दीव पे बॉम्बे हाई कोर्ट का है। एंड देयर आफ्टर अगर कोई अदर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे ऐसा माना जाएगा, जो वहाँ की हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होंगी अदर देन फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसको वहाँ पे हाई कोर्ट माना जाएगा। आपने कोई ऑफ़ेंस किया, अब आपको लॉकअप में डाला जाएगा। तो लॉक, LOCK यानी L और K, तो अब आपके ऊपर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, फिर ट्रायल होगा। तो L स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड K स्टैंड फॉर इंक्वायरी। तो अब 2L में हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन एंड 2K में हो जाएगा इंक्वायरी। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है हमारा? इन्वेस्टिगेशन में सारी प्रोसीडिंग जो इस संहिता में हो रही है फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसका पर्पज़ क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना। और कौन करेगा? बाय द पुलिस ऑफिसर या एनी पर्सन जो कि ऑथराइज़ हो बाय मजिस्ट्रेट। खुद मजिस्ट्रेट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, तो अदर देन मजिस्ट्रेट है। देयर आफ्टर इंक्वायरी यानी के में हो गया। इंक्वायरी में क्या हो जाएगा? मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ट्रायल को छोड़ के सारी इंक्वायरी जो कि इस संहिता के अंतर्गत हो रही है और बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मानेंगे इंक्वायरी। अब ये ट्रिक मेरी फ़ेवरेट है और इससे पर्सनल अटैचमेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एस्पिरेंट जो हो गया जुडिशियल एस्पिरेंट, उसका मन कहाँ लगने वाला है? उसका मन लगेगा पहले तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में, कि उसकी खुद की जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। तो 2M क्या हो जाएगा? माय जुडिशियल प्रोसीडिंग। और N क्या है? तो अब देखो, आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आप क्या चाहोगे? कि आपको वहाँ पे लोकल स्टेट में मिल जाए, तो आपका लोकल जुरिसडिक्शन हो वहाँ पे। तो M फॉर माय जुडिशियल जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड N फॉर नेटिव प्लेस या फिर लोकल जुरिसडिक्शन। 2M डिफाइन करता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो सारी प्रोसीडिंग होगी जिसमें एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ हो सकते हैं, तो उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे। लोकल जुरिडिक्शन वो हो गया इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट, जिस एरिया में वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑल और एनी ऑफ हिज पावर एक्सरसाइज अंडर दिस संहिता, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? उनका लोकल जुरिडिक्शन। अब जिसने सीआईडी देखा उसको ये बात तो पता होगा कि एसीपी प्रद्युमन हर बार ये ऑफेंडर से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये ऑफेंस क्यों किया, इतना खतरनाक जुर्म क्यों किया, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो 2Q है हमारा, वो किससे डील करेगा? ऑफेंस से। ठीक? अब ऑफेंस का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक्ट और ओमिशन जो इस लॉ के तहत पनिशेबल हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड साथ ही साथ सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट में अगर वो चीज़ पनिशेबल है, तो भी वो ऑफेंस कहलाएगा। तो नेक्स्ट एक है हमारी वर्क प्लेस, और वर्क प्लेस में हमको देखते हैं कि 2W जो होता है हमारा, यानी वर्क के लिए W, 2W हमारा 21W डील करता है सब डिवीज़न से एंड 21S डील करता है प्लेस से। कैसे? अब वर्क क्या हो गया हमारा? कोई भी अगर सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट मान लेते हैं तो उसके लिए वर्क कहाँ पे काम करेगा? सब डिवीज़न में। और सब डिवीज़न क्या होता है? इट इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो W से क्या हो जाएगा? उसका सब डिवीज़न। एंड देयर आफ्टर स्पेस, स्पेस में हमारा क्या आ जाएगा? बिल्डिंग, वेसल, टेंट और व्हीकल। ये एक तरह से प्लेस की डेफिनेशन में आते हैं जो 21S में है। तो एस फॉर हमारा क्या हो जाएगा? स्पेस, एस फॉर स्पेस हो जाएगा, और स्पेस का मतलब क्या हो सकता है? प्लेस। तो प्लेस में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग, वेसल, टेंट और व्हीकल, जो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ट्रिक है 2। अब देखते हैं हम लोग, जैसे पुलिस जो है हमारा 2 बार डेफिनेशन में आता है, पुलिस रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन। तो ये 2 को हम लोग TU पढ़ेंगे। तो 2 क्लॉज़ 1
टी से हो जाएगा हमारा पुलिस रिपोर्ट एंड टू क्लॉज़ 1 यू से हो जाएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? वो रिपोर्ट जो सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई है। एंड पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। कोई भी लोकल एरिया भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 21V दैट इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वी को यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू ई वाला वी पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है पब्लिक, वी द पब्लिक। तो यहाँ पे वी से क्या हो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ईज़ी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ एनी पर्सन हू इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे वर्क कर रहा हो। तो दोनों ही यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर माने जाएँगे। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रैक है वो है एक्स किल्ड वाई विद द हेल्प ऑफ जेड। तो यानी वाई मरा है भाई बेचारा, मार खाया है या मर गया है, तो क्या हो गया? विक्टिम। तो 2 वाई से क्या हो जाएगा? विक्टिम। एंड देयर आफ्टर एक्स और जेड का जो कंबाइंड एक्ट है, उससे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक समन केस बन रहा है कि वारंट केस। तो 2x अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेंगे, एस पहले आएगा और बाद में डब्ल्यू आएगा। तो 2x से क्या हो जाएगा? समन एंड 2z से क्या हो जाएगा? वारंट केस। क्लियर? अब समन और वारंट केस होते क्या है? तो पहले हम वारंट केस समझ लेते हैं। 21 जेड में लिखे हुए हैं, लास्ट है हमारा ये। एंड वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। यानी 2 साल से जो भी पनिशेबल ऑफेंस होंगे, 2 साल से ज़्यादा जिसमें इम्प्रिजनमेंट होगी, वो क्या कहलाएंगे? वारंट केस। समन केस इसका जस्ट उल्टा होगा। 21x में समन केस बताया गया है मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। अगर कोई जो केस है वो वारंट केस नहीं है तो क्या होगा? समन केस। देयर आफ्टर वाई में हमारा विक्टिम बताया गया है। विक्टिम वो पर्सन होगा हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन। एंड इसमें क्या-क्या इंक्लूड होंगे? उसके गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ द सच विक्टिम। हमने ऑलमोस्ट सभी की ही ट्रिक्स बना ली हैं, बस 2 जो ट्रिक्स हैं वो रह गई हैं। लाइक 21P में हमारा नोटिफ़िकेशन है, तो उसको आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन मीन्स अ नोटिफ़िकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ेट। और 21R में है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये आप ऑफेंस की डायरेक्टली बात समझ सकते हैं, ऑफेंस के बाद ऑफिसर इन चार्ज की बात होती है। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में क्या हो जाएगा? व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज़ एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस, वो एब्सेंट है या अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज़ टू परफॉर्म हिज़ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा? जो पुलिस ऑफिसर प्रेज़ेंट होगा स्टेशन हाउस में, जो कि नेक्स्ट इन रैंक होगा उस ऑफिसर के टू सच ऑफिसर एंड इज़ अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। तो यानी ऑफिसर इन चार्ज से नेक्स्ट इन रैंक होना चाहिए और दूसरा रैंक ऑफ कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए। या फिर वो बंदा हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट इस पर्पज़ के लिए डायरेक्ट करेगी और जो वहाँ पे प्रेज़ेंट होगा। सेक्शन 2 क्लॉज़ 2 बात करता है जो भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज्ड हैं बट डिफाइंड नहीं है। बट वो डिफाइंड है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में और भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो उनकी वही मीनिंग जो उनको वहाँ पे असाइन उन एक्ट्स में, उसी को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और उसी तरह यूज़ किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है फॉर द एग्ज़ाम पर्पस और इन्फॉर्मेटिव टू, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे जो हार्ड वर्क है उसको रिकॉग्निशन मिल सके और जो लॉ की हमारी एक पहल है उसको भी एक सही मुकाम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।